कई महीनों के लॉकडाउन के बाद प्रिया और गौरव का स्कूल दोबारा खुला था। माँ, हमारा स्कूल खुल गया है। इतने महीनों बाद स्कूल जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, कितना मजा आएगा। कुछ मजा नहीं आएगा। स्कूल बंद थे तो आराम से घर में वीडियो गेम खेलने को मिल रहा था। अब ढेर सारा होमवर्क करना पड़ेगा। गौरव अपने कमरे में जाकर वीडियो गेम खेलने लगा। अचानक उसे वीडियो गेम में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। कल स्कूल में मिलते हैं। मम्मी! गौरव की माँ और बहन उसके रूम में आते हैं। क्या हुआ गौरव? वीडियो गेम में कोई चुड़ैल है। इसमें इतनी चिल्लाने वाली क्या बात है? कोई कैरेक्टर होगा गेम का। नहीं, कोई भयानक आवाज में बोला। ज्यादा वीडियो गेम खेल खेल कर तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब सो जा, कल स्कूल जाना है। प्रिया भी अपने रूम में सोने चली गई। मैंने अपनी स्कूल ड्रेस तो प्रेस ही नहीं की है। प्रिया ने अपनी ड्रेस निकालने के लिए अलमारी खोली। अलमारी के अंदर एक भूतनी स्कूल ड्रेस पहने खड़ी हुई थी। भूतनी उसका गला पकड़ लेती है। क्या हो गया? अलमारी में भूतनी है। अब लग रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ अलमारी खोलकर देखती है। कहाँ है इसमें भूतनी? अगले दिन प्रिया और गौरव स्कूल के लिए निकले। दोनों एक पेड़ के पास खड़े होकर अपनी स्कूल बस आने का इंतजार कर रहे थे। कल हमारे साथ जो हुआ वो हमारा वहम नहीं था, लेकिन माँ हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगी। शायद कोई हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा। तभी अचानक एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर से गौरव के गले में फंदा डाल देती है और गौरव को खींचने लगती है। गौरव का दम घुटने लगता है। कोई मेरे भाई को बचाओ! तभी स्कूल बस वहाँ आ जाती है। अंकल मेरे भाई को बचाइए ना, मेरे भाई को बचाइए ना अंकल। लेकिन तुम्हारा भाई तो बस में ही बैठा है। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। स्कूल पहुंचकर प्रिया अपनी फ्रेंड वैशाली से मिली। हाय प्रिया, आज इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। अब जरा बताओ कि तुमने लॉकडाउन में क्या क्या किया। अरे इतनी उदास क्यों दिख रही हो? ज्यादातर टाइम मैं बोर होती रही। प्रिया वैशाली को रात और सुबह वाली घटनाओं के बारे में बताती है। मेरा विश्वास करो, जो भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ। अगली बार जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तो अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लेना, ताकि दूसरों को दिखा सको, तभी दूसरे तुम पर विश्वास करेंगे। उधर गौरव लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने बुक उठाई, दूसरी तरफ से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरव ने बुक उस हाथ पर मारी और लाइब्रेरी से भागा। गौरव घबरा गया था। वो वाटर कूलर पर जाकर पानी पीने लगा। वाटर कूलर की टंकी से अचानक एक रस्सी निकली और गौरव का गला दबाने लगी। गौरव ने बड़ी मुश्किल से रस्सी अपनी गर्दन से हटाई और अपनी क्लास की तरफ भागा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद प्रिया और गौरव बस में मिले। क्या तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ हुआ? नहीं, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? गौरव लाइब्रेरी में अपने साथ घटी घटना प्रिया को बता रहा था। तभी अचानक बस रुक गई। प्रिया और गौरव ने देखा कि बस में उनके अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है। ड्राइविंग सीट पर एक भयानक चुड़ैल बैठी हुई है। तुम दोनों के पिता डॉक्टर अजय गुप्ता की वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार मारा गया। अब तुम लोग भी मरोगे। चुड़ैल प्रिया और गौरव की तरफ बढ़ती है। दोनों दरवाजे से बाहर भाग जाते हैं। चुड़ैल बस से उनका पीछा करने लगती है। आज तुम दोनों को कुचल कर रहूंगी। प्रिया और गौरव जब दौड़ते दौड़ते रेड लाइट पर पहुँचे, उन्हें अपने पापा की कार दिख गई। पापा! अरे बच्चों, क्या हुआ? रोड पर ऐसे क्यों भाग रहे हो? और तुम्हारी बस कहाँ है? गौरव और प्रिया अपने साथ हो रही चीजों के बारे में अपने पिता को बताते हैं। मेरी वजह से किसी की जान चली गई? ये कैसे हो सकता है? चलो जल्दी से कार में बैठो, पहले घर चलते हैं। तीनों लोग कार में बैठ जाते हैं। प्रिया और गौरव के पिता ने बहुत तेजी से कार चलाई। उन्होंने अचानक देखा कि उनके सामने से स्कूल बस आ रही है, जिसमें चुड़ैल बैठी हुई है। तीनों को लगा जैसे बस ने उन्हें कुचल ही दिया, लेकिन बस कार के बिल्कुल किनारे आकर रुक गई। बस से एक लड़की की आत्मा बाहर निकलती है। मेरा नाम शालिनी है।
डॉक्टर अजय मेरे पिता हार्ट के पेशेंट थे। लॉकडाउन के दौरान उनकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई। मैं आपके क्लिनिक पर आई थी, लेकिन कोरोना के डर के कारण आपने मेरे पिता को नहीं देखा। मैंने आपसे बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन आप नहीं माने और क्लिनिक बंद करके चले गए। मेरे पिता की उस रात मृत्यु हो गई। इस सदमे में मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली और फिर मैंने भी। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ेगी। कोरोना की वजह से मैं बहुत डरा हुआ था। एक समुद्री कप्तान की पहचान इस बात से होती है कि वो समुद्र के तूफान आने पर किस तरह का व्यवहार करता है, और डॉक्टर की पहचान बीमारी के समय ही होती है। यदि महामारी के समय आप सब डॉक्टर इस तरह छुपकर बैठ जाएंगे तो आम लोगों का क्या होगा? मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहती, मैं बस यही संदेश तुम्हें देने आई थी। डॉक्टर अजय डिसाइड करते हैं कि अब वे अपने क्लिनिक पर आने वाले सभी मरीजों को देखेंगे और किसी को मना नहीं करेंगे। ऐसा कहकर लड़की की आत्मा गायब हो जाती है। पापा, अब मैं 12th क्लास में आ गई हूँ। मुझे पता है शालू बेटा। मुझे लगा आपको शायद ध्यान भी ना हो। आप घर पर वैसे भी बहुत कम रहते हो। मुझे अपनी कोचिंग लगवानी है। इतनी सी बात? अरे मनोहर शर्मा मेरे दोस्त हैं, शहर के सबसे रईस आदमी हैं। उनके अंडर में नताशा कोचिंग सेंटर चलता है। मैं वहीं तुम्हारी बात करके आता हूँ। शालू के पापा नताशा कोचिंग सेंटर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन शालू के पापा घर नहीं लौटते। तेरे पापा कहाँ रह गए? जरा फोन तो कर। शालू फोन लगाती है, पापा फोन नहीं उठा रहे। शालू और शालू की मम्मी नताशा कोचिंग सेंटर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि क्लासरूम में शालू के पापा की लाश पंखे से लटकी हुई है। शालू चिल्ला पड़ती है, शालू के पापा को किसने मारा? क्या है नताशा कोचिंग सेंटर का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया कोचिंग सेंटर। रमेश का परिवार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रहता था। रमेश एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। पापा, आज ड्यूटी से लौट कर आइएगा तो मोमोज लेते आइएगा। ठीक है बेटा। रमेश ड्यूटी से लौट कर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? स्कूल बंद हो रहा है, मेरी नौकरी चली गई। पापा, आप एक कोचिंग सेंटर खोल लो। आपको मैथ्स बनानी आती है और कोचिंग सेंटर में अच्छी कमाई भी है। मेरे कोचिंग वाले सर को देख लो, महीने में लाखों की इनकम है। रमेश एक प्लॉट खरीदकर वहां अपना कोचिंग सेंटर बनवाता है और उसका नाम रखता है नताशा कोचिंग सेंटर। रमेश बहुत मेहनत और लगन से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसका कोचिंग सेंटर अच्छा चलने लगा। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मनोहर शर्मा की नताशा कोचिंग सेंटर पर नजर पड़ गई। अगर ये कोचिंग सेंटर अपना हो जाए तो बहुत प्रॉफिट होगा। एक दिन मनोहर रमेश के घर पहुंचता है। नताशा कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है? हाँ जी, बताइए। मैं मनोहर शर्मा हूँ, मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहता हूं तुम अपना कोचिंग सेंटर मुझे बेच दो। मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स भी रख दूंगा। मैथ्स तुम ही पढ़ाओगे। बस कोचिंग सेंटर मेरे अंडर में चलेगा। नहीं, मैं अपना कोचिंग नहीं बेचूंगा। पूरे शहर में कोई मुझे ना नहीं कह सकता। जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए मैं उसे खरीद कर ही रहता हूं। मैंने आपसे कह दिया ना, नहीं बेचना है। ठीक है। मनोहर रात में कुछ गुंडे रमेश के घर भेज देता है और रमेश के पूरे परिवार को मरवा देता है। मनोहर नताशा कोचिंग सेंटर में अपने टीचर रखवा देता है और कोचिंग सेंटर
उसके अंडर में चलती रहती है। 2 साल बाद, चलो बच्चों अब छुट्टी, अब हम दिवाली की छुट्टियों के बाद मिलेंगे। सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और टीचर बोर्ड साफ करने लगता है। टीचर को 3 लोग बेंच पर बैठे दिखाई देते हैं। ये तीनों रमेश, रमेश की पत्नी और रमेश की बेटी के भूत थे। उनके चेहरे डरावने थे। अरे तुम लोग कौन हो? जाओ यहाँ से। तीनों आत्माएं टीचर का गला घोंटकर उसे मार देती हैं। अगले दिन मनोहर शर्मा कोचिंग पहुंचता है। सीसीटीवी चेक करो। मनोहर देखता है कि रमेश के पूरे परिवार का भूत टीचर को मार रहा है। अरे नहीं, ये तो वही तीनों लोग हैं। लगता है इनकी आत्मा भटक रही है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस रमेश के परिवार की हत्या की भी जांच करेगी और मुझ पर शक करेगी, इसलिए पुलिस स्टेशन जाना बेकार है। मनोहर घबरा जाता है। वो तुरंत अपने घर पहुंचकर पूरे घर में बॉडीगार्ड तैनात करवा देता है और एक तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ करवाता है। वो तीनों आत्माएं मेरे पास तो नहीं आएंगी बाबा जी। नहीं, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। मनोहर रात में बिस्तर पर सो रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो रमेश का परिवार भयानक शक्लों में उसके सामने था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारा हंसता खेलता परिवार तूने अपने लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मनोहर अपने कमरे से बाहर भागता है और अपनी कार स्टार्ट करता है। वो कार से तांत्रिक के घर की ओर भागता है। तीनों आत्माएं उसकी कार में आ जाती हैं। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा। मनोहर डर के मारे कार नहीं संभाल पाता और उसकी कार खाई में गिर जाती है। मनोहर मर जाता है। आज भी नताशा कोचिंग सेंटर में रमेश की आत्मा भटकती है और लोग वहां जाने से डरते हैं।